अपने काम को लेकर पैशनेट और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले ये हैं डॉक्टर नीरज के पवन। 2003 बैच के IAS नीरज कुमार पवन फिलहाल नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं। साथ ही राजस्थान सरकार के मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। नीरज कुमार का जन्म झालावाड़ में 27 अगस्त 1979 को हुआ था। शिक्षक की संतान होने के नाते नीरज का पढ़ाई पर काफी जोर रहा। इसके बाद IAS बनने के इरादे से नीरज 1995 में जयपुर आए। यहाँ महाराजा कॉलेज से BSc की और राजस्थान यूनिवर्सिटी से 2000 में क्लिनिकल साइकोलॉजी से MSc की। इसके बाद PhD की तो नाम के साथ डॉक्टर भी जुड़ गया, लेकिन सपना अभी अधूरा था। 2003 में नीरज ने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और पहली बार में क्लियर करते हुए IAS बन गए। 12 साल के छोटे से करियर में नीरज कुमार पवन 4 जिलों के कलेक्टर बन चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में कमिश्नर और राजस्थान स्टेट फूड में मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला। सरकारी पद संभालने के साथ ही नीरज कुमार पवन ने गुर्जर आंदोलन के दौरान अहम रोल अदा किया। जी, राजस्थान न्यूज के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। आज जिस चेहरे से हम मुलाकात कर रहे हैं वो हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के युवा अधिकारी नीरज के पवन साहब। पवन साहब, आपका फेस टू फेस में स्वागत है। नमस्कार। राजस्थान के अंदर बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं जो चर्चाओं में रहते हैं जी, और उनमें भी कुछ लोग हैं जो कि अच्छे कारणों से चर्चा में रहते हैं। उनमें से नीरज के पवन साहब हैं। धन्यवाद। चाहे सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त परिवार को अस्पताल पहुंचाने की बात हो जी, यह जिम्मेदारी निभाते हुए कहीं इंटीरियर में जाकर के नकली जो झोला छाप डॉक्टर उसको पकड़ने की बात जी, यह व्यवस्था को ठीक करने के लिए लड़ने की कोशिश। बिल्कुल। ये युवा होने का असर है या है ही ऐसे? देखिए, मैं हूं ही ऐसा, और पिछले 12 साल, मुझे लगभग 12 साल हो गए IAS बने हुए, और मैं जहां जहां कलेक्टर रहा हूं, 4 जिले पाली, भरतपुर, करौली और डूंगरपुर, वहां की जनता मुझे आज भी इसीलिए याद करती है कि जो कुछ मुझसे हो सकता था मैंने पूरा प्रयास किया, और जिस भी भूमिका में मैं रहा, चाहे वो आमतौर पर प्रासंगिक हो या गौण हो, मैंने पूरी कोशिश की है कि उस भूमिका में पूरी ताकत लगा के काम की जाए। अभी मैं एडिशनल मिशन डायरेक्टर NHM के पद पर हूं, तो इस हेल्थ डिपार्टमेंट में जब मैं आया और यहाँ पर मैंने अपना काम शुरू किया, तब मुझे लगा यहाँ काफी सारी चीजें अभी भी करने वाली हैं, और जहां तक सुर्खियों में बने रहने का है, वो तो कुछ घटनाओं ने कुछ मुझे देख लिया। अदरवाइज यही काम हम रोज किया करते हैं, ये नोटिस में भी नहीं आता। और मेरा आपके कार्यक्रम के माध्यम से सबसे ये आग्रह रहता है कि हम कुछ भी बनने से पहले, कुछ भी होने से पहले इंसान है, और इंसान होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व है, हमारी अपेक्षाएं हैं हमसे, वो कम से कम हम पूरी करते हो। अगर बच्चे को शिक्षा ठीक नहीं मिली तो भी अल्टरनेट आदमी की व्यवस्था बैठ जाता है। पुलिस से भी ठीक ढंग से अगर वहां अगर डील नहीं हुआ तो भी कोई संकट तुरंत नहीं आने वाला, न्याय लेट हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला जी। चाहे सेल टैक्स डिपार्टमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब बिना चल सकता है। आपका डिपार्टमेंट एक ऐसा है स्वास्थ्य का, हमारा अगर थोड़ी बहुत भी अगर लापरवाही हुई तो सीधा जीवन जान चली जाएगी। हमारा डिपार्टमेंट इमरजेंसी का डिपार्टमेंट है, बहुत जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसमें त्वरा और द्रुत गति ऐसी चाहिए जैसे कि कोई हमारे परिवार का कोई मरीज आया हो। हमें हमारे डिपार्टमेंट पे ये भारित है कि हम केयरलेस एटीट्यूड नहीं रखें। सरकारी डिस्पेंसरीज जो हैं, मैं मानता वहां जब मरीज जाता है तो लगता है कि जो सामने वहां कर्मचारी डॉक्टर या नर्स बैठा हुआ एहसान कर रहा है उसे अटेंड। बिल्कुल, मैं इस कमी व्यवहार बहुत खराब है। पुलिस कर्मियों से बुरा व्यवहार हमारे डॉक्टर्स का और हमारे नर्सिंग कर्मियों का है। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरा बिंदु उठाया है। इसको ही ठीक करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ये बात सच है कि कई जगह पर हमारे डॉक्टर्स का केयरलेस एटीट्यूड हो जाता है, और वो केयरलेस एटीट्यूड इतना ज्यादा खराब लगने वाला होता है कि उसका एक फल तो मैंने भी चखा हुआ है। बिल्कुल। और तो मुझे मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं। आप खुद समझ के देखिए कि अगर सड़क से मैं किसी को उठा के लाया हूं
और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब इनके खून निकल रहा है, जरा देख लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं बड़े विनीत भाव से। और वो कहते हैं हाँ ठीक है देख लेते हैं ना। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि डॉक्टर साहब खून निकल रहा है, देख लीजिए जरा। मैं चाहता तो मेरा नाम बता सकता था, मैं जस्ट मेरा नाम और मेरा पदनाम बताने से डॉक्टर खड़ा होकर वहां पे कार्रवाई करता, लेकिन मैं समझना चाहता था आम जनता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा इमरजेंसी में, हमारी नाक के नीचे एसएमएस की इमरजेंसी में। अब हम उसको ठीक करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं और काफी सफल भी हो पाए हैं। पहले डॉक्टर्स का नेम प्लेट ही नहीं थी, पता ही नहीं चलता कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर नहीं है, क्योंकि सभी सफेद कपड़ा पहनते हैं। हमारा पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी व्हाइट में है, डॉक्टर भी व्हाइट में, पता ही नहीं चलता था। अब मैंने सबकी नेम प्लेट बनवा दी कंपलसरीली। एसएमएस में आप कभी जाएंगे आपको सबकी नेम प्लेट, जिम्मेदारी तो तय हुई है कि जिम्मेदारी तय दुर्व्यवहार करने वाला आप था देखेंगे कौन? सही कौन था, पता तो चलेगा। और जिसने उसके अच्छा साथ-साथ- किया उसको एप्रिसिएशन मिले, जिसने बुरा किया उसको सजा मिले। और दूसरी चीज, मैं कैमरे लगवा रहा हूं, सब जगह पर अब कैमरे लग जाएंगे। अगर आम जनता का कोई व्यक्ति भी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार करता है, जो भी हमने देखने में आया है, तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा डॉक्टर, हमारा सरकारी आदमी जो लोक सेवक है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो जनता की सेवा के लिए बैठा है, तनख्वाह मिलती है, कोई एहसान नहीं कर रहा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि कई बार चिकित्सा कर्मी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि एहसान कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूं जी, स्वास्थ्य और अगर बीमार को इलाज जी, समय पे मिल जाए, जी, त्वरित मिल जाए, तुरंत मिल जाए, उसके लिए जरूरी है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उनके द्वार तक पहुंचे या उनके करीब तक, उनके मोहल्ले तक पहुंचे। जी, हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जी, पहले तो संख्या कम है, जी, दूसरा अगर अस्पताल है तो केवल बिल्डिंग है, कहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक लगा हुआ है, कहीं एक नर्सिंग कर्मी है, जी, और अगर बहुत ज्यादा प्रभावशाली अगर वो इलाका है तो एक डॉक्टर है, लेकिन वो भी कभी कभार आता है। जी, तो ये जो स्टाफ की कमी जी, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो कमी है, जी, इसको ठीक इसको करने के लिए कैसे प्लान। बिल्कुल, देखिए ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है और हमने इसमें जो किया है मैं आपके समक्ष रखता हूं। अभी हमारे पास राजस्थान में लगभग 2082 पीएचसीज हैं, 2082 पीएचसी, 567 सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अराउंड 56 डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 7 मेडिकल कॉलेजेस। ये हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गांव के लेवल पर हमारे पास सब सेंटर होते हैं जिन पे एएनएम होती है, वो हमारे पास 14,407 ये हमारे सब सेंटर्स हैं। अब हम इनको बढ़ाने के लिए पहला काम तो ये कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में जो NUHM अभी नया लॉन्च किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने पिछली 13 दिसंबर को, उसके तहत हम नई अराउंड 100 नई शहरी पीएससीज बनाने जा रहे हैं। 206 हमको बनानी है, उसमें से 82 तो हम अपग्रेड कर चुके हैं, शेष बनने की प्रक्रिया में है। उससे क्या होगा कि जो शहरी स्लम्स हैं, अर्बन पुअर हैं, अनअटेंडेड एरियाज हैं, वहां पे हो जाएगा, वहां पहुंचेगा। नंबर 2, डॉक्टर्स हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अभी तक मैं करीब 100-150 डॉक्टर्स ले चुका हूं NUHM के तहत और नए डॉक्टर्स और आ रहे हैं। और नंबर 3, जो हमारी एग्जिस्टिंग पीएससीज हैं वहां पर भी हमने डॉक्टर्स को अभी रिक्रूट किया है। लेकिन उसमें एक छोटी सी समस्या ये आती है कि हमने देखिए लगभग 1300-1400 डॉक्टर्स को रिक्रूट किया, ज्वाइन किया करीब 300-400-500 लोगों ने, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स आते नहीं। नीरज जी से ये हम चर्चा जारी रखेंगे। अभी मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ये स्वास्थ्य सेवाएं, उसमें भी PPP मॉडल भी आ रहा है, एक उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा, डॉक्टर्स की कमी से निपटेंगे कैसे, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक। क्या आप जानते हैं कि हर साल एक परिवार को 6,816 रुपए की गैस सब्सिडी मिलती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे का खर्च सिर्फ 3200 रुपए है। मैं एक सशक्त नागरिक हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं LPG सब्सिडी को ना कहता हूँ। मुझे सब्सिडी नहीं, एक शिक्षित राष्ट्र चाहिए। तो सोचिए, हमारा एक कदम 2 बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिला सकता है। तो आप भी LPG सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। In my pregnancy, when my tummy got itchy, it was like a signal that my skin needed something. Bio oil was the thing that worked for me, and it really helped for my stretch marks.
ज्यादा 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 फीचर्स, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। इस साल सारी खेती खराब हो गई। इस बार मेरे यहाँ भरपूर फसल हुई है, इतनी कि तेरे लिए भी लाया हूँ। आ गया कपास में सफेद मक्खी और अन्य चूसक कीड़ों के लिए ट्रैक्टर ब्रांड का नया योद्धा लोगो। ले आओ इंसेक्टिसाइड इंडिया की ट्रैक्टर ब्रांड कीटनाशक लोगो। नीरज जी, ये जो हमारी चर्चा चल रही थी जी, डॉक्टर्स की कमी, डॉक्टर्स ऐसी चीज है या ऐसी सुविधा है जो कि एकदम न तो आयात की जा सकती न पैदा की जा सकती। 5 से 7 साल चाहिए एक डॉक्टर को तैयार होने में। उसके अनुरूप अगर हम, जैसे सरकार ने कहा कि भाई 2 अभी नए मेडिकल कॉलेज और आ रहे हैं, 5-7 साल बाद में हमारे पास संभव है कि 200 डॉक्टर प्रति वर्ष और ज्यादा आ जाएंगे जी। फिर आप लोगों का जो कंपटीशन है वो निजी क्षेत्र के साथ बहुत बड़े पैमाने बिल्कुल, जितनी तनख्वाहें वहां मिल रही है और जो सुविधाएं मिल रही है और आजीवन बेहतरीन एटमॉस्फेयर में एक 5 स्टार कंडीशन में काम करने का मौका मिल रहा है, बिल्कुल, तो आपको तो अगर ढंग के डॉक्टर अट्रैक्ट करने हैं तो खुद को सुधारना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को ठीक करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं। उसके लिए हमने 2-3 मेजर स्टेप्स लिए हैं। हमने एक्स्ट्रा इंसेंटिव हम दे रहे हैं, जो ऐसे हार्ड 13 जिले हैं, 10 जिले तो हमारे हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स और 3 हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। 13 जिलों में अगर कोई डॉक्टर जाता है तो सामान्य जो तनख्वाह मिलती है उससे 1.5 गुना दुगनी तक हम तनख्वाह दे रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, परफॉर्मेंस इंसेंटिव। तो हम हार्डकोर जो एरियाज हैं उनको हार्ड एरिया अलाउंस है, परफॉर्मेंस इंसेंटिव है, टफ डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने का एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं लगातार कि डॉक्टर्स हमारे पास अट्रैक्ट हो एटलीस्ट उन एरियाज में आने के लिए। उसके साथ साथ हम एक काम और कर रहे हैं कि निजी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है, निजी क्षेत्र को हम इन्वॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले पीएससी से, उसको सुनिश्चित करने के लिए हमने एक नया प्रयोग किया है जिसको हम पीपीपी मॉडल कह रहे हैं। उसमें हम निजी क्षेत्र को सहभागिता के साथ उतने ही पैसे में, एक कंफ्यूजन मार्केट में जा रहा है कि हम निजीकरण कर रहे हैं, नहीं, किसी भी सरकारी संस्था का निजीकरण नहीं हो रहा है, यह निजीकरण से पूर्णतः परे है। हम क्या कर रहे हैं, पैसा वही खर्च होगा। आज भी मेरी पीएससी को चलाने में 32 से 33 लाख रुपए लगते हैं एक साल के, उतना ही पैसा खर्च करेंगे या उससे भी कम करेंगे। सर्विस डिलीवरी का लेवल उससे ज्यादा रखेंगे। तो निजी क्षेत्र आएगा तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी ज्यादा हो जाएगी। और उसके साथ साथ एक बात और होगी कि हमारे डॉक्टर को हम अगर वहां इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कि वो इंसेंटिव देकर के वो उनको वहां रखें, और उसके साथ साथ आउटकम हमने रखे कि इतना % डिलीवरी होनी चाहिए, इतना % इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, इतना % फैमिली प्लानिंग केसेस होने चाहिए, बच्चों की IMR MMR में इतनी घटोतरी होनी चाहिए। अगर हम परफॉर्मेंस इंसेंटिव पर जाएंगे तो हमारे डॉक्टर्स को भी जिम्मेदारी भी तय, कंपटीशन भी रहेगा, बिल्कुल, ये कंपटीशन का भी माहौल रहेगा, बिल्कुल। जो डॉक्टर्स अगर है भी जी, तो उसका सरकारी अस्पताल में काम करने में उसकी इच्छा कम है, वो कोशिश ये करता है कि कब 2 बजे और मेरे घर पे पेशेंट्स की लाइन लगे। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस बड़े पैमाने पे जी, उसको कुछ हद तक आप लोगों ने लीगलाइज करने की कोशिश भी करी, उसका एक फिक्स तय कर दिया इतने रुपए ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये होने लगी है कि अब वो किसी भी तरीके से डाइवर्ट होकर के उनके निजी घर पे आए और वहां से वो रेफर होकर के अगर कोई सर्जिकल इवेंट है या कोई एडमिशन है या आईसीयू की जरूरत है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दे जी। इस प्रैक्टिस को भी क्यों गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप सही ये कह भी रहे एक हैं। सीधा सीधा करप्शन है साहब। बिल्कुल, मैं मानता हूं, और ऐसे कई डॉक्टर्स पकड़े गए हैं। बिल्कुल, कई डॉक्टर पकड़े गए हैं कि आपकी फीस है 75 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, मैक्सिमम 150 रुपये 200 रुपये तक है, और आप ले रहे हैं 500 रुपया। ये प्योर करप्शन है। बिल्कुल, कोई भी लोक सेवक अगर इस प्रकार से अगर अनड्यू एडवांटेज किसी का उठाता है तो वो करप्शन है। ठीक करने के लिए हम 2 बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हम करना चाह रहे हैं कि जो हमारे एनपीए ले रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो हम सरकार से पैसा ले रहे हैं, तो वो तो कम से कम प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए ना। बिल्कुल, जिसको हम पैसा दे रहे हैं, उनका एफिडेविट है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, और इस बात के मैं उनको एक्स्ट्रा तनख्वाह दे रहा हूं उनको। तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो डॉक्टर एनपीए ले रहा है वो घर पे प्रैक्टिस ना करे, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमसे एनपीए नहीं ले रहे, उनकी भी रेट लिस्ट फिक्स है,
उस रेट लिस्ट को वहां लगना जरूरी है। अभी स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने हमें निर्देशित किया है कि हम वो रेट लिस्ट हर डॉक्टर के घर पे लगाएं और सुनिश्चित करें कि अगर वो उससे ज्यादा पैसे लेता है तो हमारे कंट्रोल रूम नंबर पे सूचित किया जाए ताकि उन पर अंकुश रहे। और तीसरी चीज जो है, डॉक्टर घर पे प्राइवेट दिखाने क्यों जाती है आम जनता? कई बार ये रीजन भी है कि हमारे सरकारी अस्पतालों में स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर्स है। एसएमएस में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं लेकिन जयपुरिया खाली पड़ा है, कांवटिया में लंबी लंबी लाइन लगी है लेकिन शास्त्री नगर की पीएससी खाली पड़ी है। तो इसका मतलब हमारे डॉक्टर्स एक जगह पर अच्छी सेवा दे रहे हैं, दूसरी जगह काम नहीं कर रहे। हाँ, वो कॉन्फिडेंस जनता का आ नहीं पाया, जनता का आ नहीं पाया। जयपुरिया क्यों खाली पड़ा है? जयपुरिया में कोई मरीज ही नहीं आता, काफी कम मरीज आते हैं और एसएमएस में 50,000 का पर डे का है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इसका इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अगर हम हमारे रिसोर्सेज को रेशनली डिप्लॉय करेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको ढंग से कर पाएंगे। नीरज जी, बात हुई डॉक्टर्स ये सारी सुविधाओं की। हिंदुस्तान के बजट के अंदर सौभाग्य मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा ध्यान अब स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जाने लगा है। जी, बहुत पैसा दिया जा रहा है, बिल्कुल, और बहुत ही तादाद में स्कीम्स हैं, बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है। बिल्कुल है। सुरक्षा से लेकर के हर चीज आप मतलब आप तो सिर्फ पैदा होने का कष्ट उठा लीजिए, बाकी का सारा कष्ट सरकार उठा लेगी, बिल्कुल सकता है उनका। बिल्कुल। लेकिन साहब वो सारी चीजें भ्रष्टाचार के शिकार हैं। सबके अंदर पैसा इतना है, उसके बावजूद मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण से, दूसरा जनता को पूरी जानकारी नहीं होने के कारण से पैसा खर्च हो रहा है सरकारी खाते से, लेकिन सुविधा नहीं मिल रही। बिल्कुल। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय इतना गंभीरता से इस इशू को उन्होंने कई बार लिया है और हमारे कई ऑफिसर्स को इस बात पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की है कि आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से फील्ड में कई बार दवाइयां नहीं मिलती, फील्ड में कई बार जांचें फ्री नहीं होती, फील्ड में कई बार आपकी सेवा जो योजना है उसका लाभ पूरा नहीं मिल पाता। दोनों बातों से मैं सहमत हूं कि हमें मॉनिटरिंग और बढ़ानी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, आईईसी और करनी चाहिए। बिल्कुल। आम जनता को उसकी सेवाओं के अधिकार के बारे में उनको अभी पूरा नहीं पता है। बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक उसको घर से ले जाकर के इलाज कराने तक की पूरी जिम्मेदारी बिल्कुल है, सरकार की है, लेकिन उसके बावजूद उसका लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा अभी। तो हम ये आपके कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को अवगत कराना चाहेंगे कि जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से गर्भवती महिला को घर से ले जाने से लेकर डिलीवरी करा करके ससम्मान वापस घर छोड़ के आने तक निःशुल्क होगा, 1 पैसा खर्च नहीं होगा। उल्टा पैसा और देंगे, 1400 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र की हो तो 1000 रुपया, और लड़की पैदा हुई तो शुभ लक्ष्मी का 2100 रुपया और। बिल्कुल। तो अगर ये सारी योजनाएं जो हैं आम जनता को जानकारी में रहे, आम जनता हक से मांगे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हमारा एक नंबर आप याद रखें, 104, उसकी मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूं। अगर उस पर कोई आपको हमारी स्वास्थ्य सेवा में कोई कमी नजर आती है, आपको लगता है कि आपका हक था आपको नहीं मिला, तो आप 104 पे कंप्लेंट कीजिए, हम वापस आपको पास फोन करेंगे, हम आपको वापस बताएंगे कि आपको सेवा, अगर कोई तकनीकी कारण है तो उसको दूर करके आपको सेवा मिले, ताकि आम जनता निर्भीक होकर के बिल्कुल उसको उपयोग कर सके। ये नीरज जी के साथ हमारी चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो आईएएस ऑफिसर नीरज के पवन से थोड़ा सा हट करके नीरज के बारे में कुछ जानेंगे। अभी छोटा सा ब्रेक। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आज की स्त्री के टेंशन फ्री कल के लिए आधुनिक और सुरक्षित गर्भ निरोधक, 5 सालों के लिए फ्रीडम 5 और अब 10 सालों तक टेंशन फ्री रहने के लिए नया फ्रीडम 10। Dish 2 HD+, maximum HD channels, including your भाभी's favorite। वो तो इतनी खुश है कि डार्लिंग
Cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी। तो नीरज जी, आपके एज ए प्रशासनिक अधिकारी तो हमने काफी कुछ जाना समझा, और वर्तमान जिस प्रोफाइल पे हैं उसके बारे में भी मैं नीरज जी के बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ शिक्षा, क्या बैकग्राउंड, पिता आपके पुलिस अधिकारी रहे हैं? मैं बेसिकली एक शिक्षक की संतान हूँ। मेरे पिता पुलिस में बाद में आए, और मेरे माता पिता जब मैं पैदा हुआ दोनों शिक्षक थे। मेरी माताजी आज भी शिक्षिका हैं, प्रिंसिपल एक सरकारी स्कूल में, और मेरी सारी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। और 95 में, आज से ठीक 20 साल पहले, मैं 7 जुलाई 1995 को एक बैग, एक सूटकेस और एक साइकिल लेकर के, और मन में IAS बनने का सपना संजोए हुए 3 साल महाराजास कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन किया, BSc जूलॉजी, बॉटनी और साइको के साथ। मैंने 2000 में MSc किया क्लिनिकल साइकोलॉजी से, और अभी कुछ समय पहले मैंने मेरा अपना PhD भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने जिंदगी में केवल एक ही एग्जाम दिया, IAS का। मैंने बचपन से एक ही चीज सोची हुई थी। हम 3 फ्रेंड्स थे, मैं, कमल किशोर यादव और सुरेंद्र सिंह चौधरी, जो एक साथ 8 साल तक रहे, और हमारी सक्सेस रेट 100% है। तीनों IAS है। कमल पंजाब कैडर में IAS है, मैं राजस्थान में, और सुरेंद्र यूपी में IAS है। बतौर जिलाधीश भी आप जहाँ रहे, चाहे डूंगरपुर रहे, बाकी जगहों पर, जैसा आपने खुद ने बताया, लोग याद आज भी करते हैं। बिल्कुल। गुजर आंदोलन होता है तो सरकार को सबसे पहले आप याद आते हो। जी। कहते हैं सब बैसला जी के मित्र को बुलाओ, तो आप बैसला जी के मित्र ज्यादा हो। बिल्कुल। ये रिश्ते, कहीं वो साइकोलॉजी जो पड़ी थी, बिल्कुल वो काम आती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दोहरी बात कभी नहीं करता, जो गलत है मैं बता देता। गुर्जर आंदोलन में मैंने 5 बार हैंडल किया है, 4 बार पिछली सरकार में और 1 बार इस सरकार में। इस देश ने सब तरह की फ्रेंजी देखी है। ये वो राष्ट्र है जिसमें गुरुता है, जिसमें मूल्य है। तो सबसे गहरी कोई चीज अगर चलती आगे तक तो वो रिश्ते हैं, और मैं अगर कहीं कुछ कमा पाया हूं तो वो रिश्ते कमा पाया हूं। नीरज जी के साथ न कांग्रेस सरकार का टैग लगा, न वसुंधरा सरकार, भाजपा सरकार का टैग लगा। ये कैसे बच के निकल जाते हो? आपने बिल्कुल सही कहा। हमें सिर्फ काम करना आता है, हमें टूट करके काम करना आता है। मैं जब बच्चा था तब से हमने 2 ही चीज सीखी थी, टूट के पढ़ाई करना और टूट के प्यार करना। जिससे प्यार किया उसे शादी कर ली, प्यार खत्म। शादी के बाद थोड़ी प्यार हंसता है, रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। और पढ़ाई कर करके IAS बन गए। अब एक ही काम आता है, बस टूट करके अपना काम करना। चलिए नीरज जी, आखिरी सेगमेंट है रैपिड फायर। कुछ सवाल होंगे जिनके हाँ ना या कुछ चंद शब्दों में जवाब बिल्कुल चाहूंगा। जी। नीरज जी के लिए दिल के करीब ड्यूटी, IAS या फैमिली? ड्यूटी। जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रसन्नता का समय? 2-3 है। एक जो मुझे बेस्ट कलेक्टर्स अवार्ड मिला था, मैं राजस्थान के सबसे कम उम्र का बेस्ट कलेक्टर अवार्ड मिला था मुझे। और उसके बाद जब 2-3-4 बार जब गुजर आंदोलन प्यार से संभल गया, बातचीत से सुलझ गया, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। जीवन में निराशा का समय? कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने वरिष्ठों को मैं अपनी कोई सही बात भी नहीं समझा पाया, तब थोड़ी निराशा होती है। जीवन का आदर्श? मेरे पिताजी, जिन्होंने मुझे बनाया है, जो आज जो कुछ मैं हूं, उनके मूल्य, उनके आदर्श, उन्होंने जो कूट कूट के मुझ में भरा है, वो सब हर लम्हे, हर कदम, हर एक्शन से टपकना, झलकना चाहिए। नीरज के पवन का सर्वश्रेष्ठ बेहतरीन टाइम पास? टीवी। मैं रात को 11-12 जब भी घर पहुंचता हूं, मेरे को टीवी हर सूरत में चाहिए। मैं खाना नहीं खाता बिना टीवी। मतलब हमारे दर्शकों में से आप भी हैं। बिल्कुल, हम जरूर आपके दर्शकों में से एक है, आपके प्रशंसकों में से एक है। नीरज के पवन के लिए सोशल मीडिया एक सुविधा या आफत? नहीं, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक समाधान का केंद्र है, सूचनाओं का एक सूत्र है, स्रोत है हमारे लिए। बतौर IAS ऑफिसर कोई याद, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसी घटना जो लगता है कि मेरा IAS बनना सार्थक हुआ? बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक बालिका जिसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था और उसे कोई रखने वाला नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता को एड्स था, HIV पॉजिटिव था,
और उसको कोई नहीं रख रहा था, तो मेरे आग्रह पर उसको मेरे किसी मित्र ने अपने घर में उसको रखा, उसको पाला पोसा बड़ा किया। वो मुझे ये लगा कि यार ये बहुत अच्छा हुआ। और उसके साथ साथ मैं जब पाली कलेक्टर था, पाली में हमने एक गरीब कार्ड योजना शुरू की थी, जिसमें जो किसी योजना में नहीं आता। सरकारी बहुत योजनाएं हैं पर कई बार उनका लाभ नहीं मिल पाता, है तो असली गरीब, पहले उसका बीपीएल नहीं है। हाँ, उसको वो जिसको कहते हैं कि रेटिज्म जो है, तकनीकी रूप से नहीं आ रहा। तो मैंने उन सब तकनीकी बाधाओं को दूर करते हुए मेरे को जो लगा कि ये गरीब है, उसके लिए हमने भंडार खोल दिए। जो भी वहां आया उसको हमने हमेशा कुछ ना कुछ लेके गया। हमने गरीब कार्ड योजना शुरू की कि उसको महीने में 10 किलो 50 किलो अनाज मिल जाए और साल में 2 बार कपड़े। और हमने एक मेडिकल स्टोर खोल दिया कि जहां से ये MNDY तो बाद में चालू हुई, हमने पहले शुरू कर दी थी। आज भी कलेक्ट्रेट पाली में एक मेडिकल स्टोर चलता है जिसमें कोई भी आदमी जाके दवाई ले ले, कोई जेनरिक फैनरिक कुछ नहीं, पैसे हो तो दे दो, नहीं हो तो राम राम करके आ जाओ, कोई भी। बड़ी बात। तो एक मुझे ये लगा कि मेरा होना शायद गरीबों के लिए। नीरज जी, आखिरी सवाल जी, आज के 10 साल 15 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? मैंने कहीं एक पंक्तियां पढ़ी थी, जद हमारी जिद हमारी, देखनी हो जद हमारी, देख लेना जिद हमारी। हमारी सीमा क्या है? जो हमारी जिद की सीमा है। हम टूट के वहां तक गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया साहब। नीरज जी, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि जो आपका लक्ष्य और जो सोच है वो फलीभूत हो और उसका लाभ जिस भी सेवा में आप रहे वहां के लोगों को मिले। आज ये थे नीरज के पवन साहब, युवा अधिकारी, जिस जोश के लिए जाने जाते हैं वैसा ही जोशीला इनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन रहा। नीरज जी, आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज।